हेलो एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक यू ऑल कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया अपने बीच में, एंड आई लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर योर इमेंस लव एंड सपोर्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अब हम उस डिस्कशन पे बढ़ते हैं जिस पर्पज़ से आपने मुझे यहाँ बुलाया है। अब सारे पीएचडी एस्पिरेंट्स यहाँ हैं, तो हम उस चीज़ पे बात करते हैं। और मुझे पता है कि आप लोगों के कई सारे हज़ारों सवाल हमारे पास आए थे। आप लोगों का प्यार देख के भी मुझे बहुत खुशी हुई। तो अब हम एक एक करके आप लोगों के सवाल लेंगे। सबके सवाल दिखाना तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हमने कुछ सवाल शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि जनरलाइज हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने पूछे हैं, तो उन पर हम ज़रूर बात करेंगे एक एक करके। तो अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हाउ टू फाइंड अ पीएचडी दैट्स राइट फॉर यू। वेरी अप्रोप्रिएट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों के मन में है जो एस्पिरेंट है पीएचडी के, और जो ऑलरेडी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं उनके भी मन में क्वेश्चन होता है कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, एम आई परस्यूइंग द राइट स्ट्रीम ऑफ पीएचडी। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जिस चीज़ से हम अपनी पसंद को शॉर्टलिस्ट करते हैं हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे, उससे मैं आपको गाइड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमने मास्टर्स की स्ट्रीम में करी है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर्स करी है मैनेजमेंट में, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट है वो मेडिकल फील्ड में है, चाहे वो नर्सिंग में हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी में हो, किसी भी चीज़ में हम कह सकते हैं। तो उसमें क्या है, हम अपना रिसर्च एरिया कुछ ऐसा चूज़ करें जो दोनों एरियाज़ को बैलेंस करके हो। तो इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हैं बेसिकली आप लोग। फर्स्ट चीज़ जो आप जनरली या यूजुअली करते हैं, पीएचडी इन मैनेजमेंट में आपने एडमिशन ले लिया और उसी में ही सारा अपना सब कुछ परस्यू करते हैं, क्योंकि आपने एमबीए करा होगा या कुछ ना कुछ मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स करा होगा मास्टर्स में, जिसके बेसिस पर पीएचडी परस्यू करें। लेकिन जिन लोगों का पैशन नर्सिंग या किसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट या किसी ऐसी स्ट्रीम में है, वो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पीएचडी मैनेजमेंट में परस्यू करते करते अपना रिसर्च एरिया कुछ ऐसा फाइनलाइज कर सकते हैं जिसमें दोनों एस्पेक्ट्स कवर हो जाएं। नर्सिंग का एस्पेक्ट अगर आपका नर्सिंग में इंटरेस्ट है, या कोई मेडिकल एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ऐसे टाइप का कुछ ना कुछ आप रिसर्च एरिया, अपना रिसर्च टॉपिक कुछ ना कुछ आप फाइनलाइज कर सकते हैं। अपनी पीएचडी स्ट्रीम कुछ ना कुछ ऐसी फाइनलाइज कर सकते हैं जिससे आपके दोनों एरियाज क्लब हो जाएं। मैं इस चीज़ को और क्लैरिटी में आप लोगों को समझाने के लिए एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हमारे एक कैंडिडेट थे जो पीएचडी में बहुत एंथुजियास्टिक थे। उन्होंने मास्टर्स करी थी अपनी टेक्नोलॉजी में, एमटेक करी थी उन्होंने कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। लेकिन वो किसी कंपनी में काम कर रहे थे, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका इंटरेस्ट था बेसिकली मैनेजमेंट फील्ड में। वो कंपनी की किसी हायर मैनेजमेंट पोस्ट पे आगे जाना चाह रहे थे, बढ़ना चाह रहे थे। उनका पैशन था बेसिकली मैनेजमेंट, उनको मैनेजमेंट रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन सारी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो अब उनको हमने कैसे हैंडल किया, हमने उनको ये चीज़ पिच करी, आप अपनी जो पीएचडी है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही करिए, आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में ही होगा, लेकिन आपका जो टॉपिक या रिसर्च एरिया है वो हम फाइनलाइज करते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स को क्लब करके। जैसे फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो इसमें क्या है, उनका पैशन भी हमने इंक्लूड कर लिया, मैनेजमेंट को एज अ डोमेन बना के, मैनेजमेंट को एज अ बैक बना के रिसर्च एरिया में, और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस बेसिस उनको एडमिशन भी मिल गया। तो उनके दोनों पर्पस सॉल्व हो गए। सो दिस इज हाउ यू बैलेंस आउट योर पैशन विद योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन and select the right PhD stream or right research area as per your knowledge and passion. Now let's move on to our next question. Can we pursue PhD while doing a job? One of the most frequently asked questions that I have encountered. तो इसमें आप लोगों को कुछ बात समझनी होगी। PhD यूजुअली 25 ईयर्स से आगे की एज वाला ही परस्यू करता है ऑन एन एवरेज। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ब्रिलियंट माइंड्स है वो तो 17-18 साल से पीएचडी परस्यू कर लेते हैं। मैं जो नॉर्मल एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ, 25 भी एवरेज नहीं है, एवरेज स्टार्ट्स फ्रॉम 30, लेकिन तब भी हम 25 से बात करते हैं क्योंकि मास्टर्स के बाद पीएचडी करने को एलिजिबल हो जाता है। तो 30 ईयर्स तक कोई भी अगर पीएचडी परस्यू करे, इवन 25 तक भी, तो वो फॉर श्योर वर्किंग प्रोफेशनल ही होता है। ये यूनिवर्सिटी भी बात समझती है, यूजीसी भी ये बात समझती है, और आप लोग भी ये बात समझते हो। तो अब आप लोगों का सवाल है कि क्या हम पीएचडी परस्यू कर सकते हैं जॉब के साथ। तो इस सवाल को आंसर करने के लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी। अगर आप हमारे इमले प्राइवेट लिमिटेड, जिस फर्म का मैं सीईओ हूँ, उसके लिए एक यूट्यूब वीडियो बनाई थी जिससे आपको क्लियर पिक्चर मिल सकती थी इस क्वेश्चन के बारे में। जिन लोगों ने देखी उनको पता है, इस पार्ट टाइम पीएचडी इवन वैलिड।
जिन लोगों ने नहीं देखे वो घर जाके ज़रूर इस वीडियो को देखें। तब भी मैं आपको उस वीडियो का थोड़ी समरी बता देता हूँ। उस वीडियो में बेसिकली हमने क्या चीज़ बताई है, एज पर यूजीसी गाइडलाइंस पीएचडी कैन ओनली बी परस्यूड अंडर रेगुलर मोड। अब इसका मतलब ये है कि फिर पार्ट टाइम पीएचडी क्या है। आप लोगों ने जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है वो सब सुनते हैं कि पीएचडी फुल टाइम में मत करो, पार्ट टाइम में करो और रेगुलर में मत करो, क्योंकि आप जॉब करो, रेगुलर पीएचडी आप कैसे दिखाओगे। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा, रेगुलर पीएचडी के अंडर ही पार्ट टाइम पीएचडी और फुल टाइम पीएचडी आती है एज पर यूजीसी गाइडलाइंस, और दोनों की सेम इक्विवेलेंसी है। दोनों को ही यूजीसी ने सेम मान्यता दी है, चाहे आप फुल टाइम में करो चाहे पार्ट टाइम में करो, वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर मोड में ही मानी जाएगी। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। रेगुलर मोड ऑफ पीएचडी रेगुलर मोड ऑफ मास्टर्स से कैसे डिफरेंट है। रेगुलर मोड ऑफ मास्टर्स बेसिकली क्या होता है, हम उस चीज़ पर थोड़ा समझते हैं। रेगुलर मोड ऑफ मास्टर्स ये होता है, आप रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आपका चाहे 2 साल का मास्टर्स का ड्यूरेशन है चाहे 1 साल का, आप अपनी अटेंडेंस कंप्लीट कर रहे हो और आप अटेंडेंस कंप्लीट करके साल में के एंड में एक एग्ज़ाम देते हो जिसमें आप पास हो जाते हो और फिर आप नेक्स्ट साल में चले जाते हो। तो सर्टिफाइड है 2 इयर्स की, अगर आपकी मास्टर्स है तो 2 इयर्स में आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगी। सेम विद 1 ईयर्स मास्टर्स। लेकिन पीएचडी इज़ नॉट अ फिक्स ड्यूरेशन कोर्स। पीएचडी में कोई भी ये श्योरिटी नहीं ले सकता है कि आपकी 3 साल में होगी, 4 साल में होगी, 5 साल में होगी। हाँ, मिनिमम गाइडलाइंस, मिनिमम ड्यूरेशन की गाइडलाइंस यूजीसी ने दी है कि मिनिमम 3 साल आपको पीएचडी में देने हैं अपने। इस चीज़ में अब हम इस चीज़ को कैसे एनकाउंटर करते हैं, तो पीएचडी इज़ बेसिकली रिसर्च कोर्स। ये आप लोगों को भी समझना होगा, ये यूनिवर्सिटी भी समझती है ऑलरेडी। इसीलिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए पार्ट टाइम का ऑप्शन लेकर आई है यूनिवर्सिटी, कि जो फुल टाइम स्कॉलर्स हैं वो तो रेगुलरली यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में ही बैठ के रिसर्च करते हैं। लेकिन जो पार्ट टाइम स्कॉलर्स हैं वो अपनी जॉब करते करते के साथ रिसर्च करते हैं। और इसमें अगर आपको विदाउट एनी आगे आने वाली प्रॉब्लम्स से बचते हुए आपको कुछ आगे के लिए करना है, तो आप क्या करें, जहाँ पर भी आप वर्क करें, जहाँ पर भी आप जॉब करें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है चाहे वो प्राइवेट जॉब है, आप एक एनओसी सर्टिफिकेट ज़रूर लीजिए अपने एम्प्लॉयर से कि उसको कोई इशू नहीं है कि आप पीएचडी परस्यू कर रहे हो। उस एनओसी के बाद अगर कोई भी आपको एक क्वेश्चन करता है कि आप पीएचडी रेगुलर मोड में कैसे कर रहे हो, आप तो वर्क कर रहे हो, तो उनको आपको ये चीज़ समझानी होगी कि पीएचडी का रेगुलर मोड मास्टर्स के रेगुलर मोड की तरह नहीं होता है। पीएचडी के जो 2 मोड्स रेगुलर मोड के अंडर आते हैं वो है फुल टाइम पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी। इस यूजीसी गाइडलाइन का सर्कुलर मैं फिर से आपको इस वीडियो में अटैच करूँगा, टैग करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफली ये वीडियो हमारी मार्केटिंग टीम हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड ज़रूर करेगी। तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इस जो मैं आपको सर्कुलर बता रहा हूँ यूजीसी का, कि पीएचडी कैन ओनली बी परस्यूड अंडर रेगुलर मोड, उसके अंडर जो 2 मोड्स हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम, उसका सर्कुलर जो यूजीसी ने एडवोकेसी दी है, मेरी बात की कोई एडवोकेसी नहीं है, यूजीसी की बात की एडवोकेसी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो सर्कुलर हम अपलोड करेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, आप उसको व्यू करना। तो उससे आप लोगों को एक और चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी कि पार्ट टाइम पीएचडी का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि इर्रेगुलर पीएचडी है। और जो पार्ट टाइम पीएचडी की रेगुलर की डेफिनेशन है वो आपकी मास्टर्स की रेगुलर की डेफिनेशन से अलग है, क्योंकि पीएचडी के रेगुलर मोड के अंदर भी 2 मोड्स हैं, दैट इज़ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। तो जिन लोगों के मन में सवाल था कि क्या हम पीएचडी परस्यू करते वक्त जॉब कर सकते हैं, तो उनका जवाब है जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बता दी है कि क्या आप कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो आई होप जो मेरा सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था तो और जो मेरा उसका रिस्पांस था वो आप सबको क्लियर होगा। जिसको नहीं है वो हमारी वेबसाइट पे जाके imle.com पे जाके भी हमारे को इंक्वायरी प्लेस कर सकता है। हमारी काउंसलिंग टीम ज़रूर उनको गेट बैक करेगी और उनकी और भी कोई क्वेश्चन है उनको भी आंसर करेगी। लेकिन अब हम और टाइम वेस्ट ना करते हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। इज़ इंडियन पीएचडी डिग्री इवन वैलिड इन फॉरेन नेशंस? तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक बॉडी के बारे में बताना चाहूँगा, दैट इज़ यूजीसी, विच स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इट इज़ दी मॉनिटरिंग बॉडी ऑफ ऑल दी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। तो सबसे पहली चीज़ का आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें, पहले तो ये चीज़ चेक करें क्या उसको यूजीसी ने रिकॉग्निशन दी है। अगर यूजीसी ने रिकॉग्निशन दी है और आपने पूरी पीएचडी कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद कई सारे अटेस्टेशंस और वेरिफिकेशन प्रोसेसेस होते हैं। अब वो हर कंट्री का अलग प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात कर लेते हैं यूएसए की या कनाडा की, तो कनाडा में अगर आपको अप्लाई करना है कि आपने जो इंडियन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी है वो वहाँ भी उतनी ही वैलिड हो, तो पहले तो हमें ये चीज़ चेक करनी होगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है।
जैसे आपको पास अपना डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपनी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, और इसका वेरिफिकेशन होता है वेस्ट के थ्रू, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी जो यूएस या कनाडा के एस्पिरेंट्स हैं, और भी कई सारी कंट्रीज़ के लिए वेरिफिकेशन करती है वेस्ट, वो आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वेस्ट का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। तो वेरिफिकेशंस बेसिकली इस चीज़ के लिए होते हैं कि आपने जहाँ से भी अपना पीएचडी परस्यू किया है वो आपने जेन्युइनली किया है कि नहीं किया, सारी फॉर्मेलिटीज़ करी हैं कि नहीं करी। अब आ जाते हैं अटेस्टेशंस पे। तो जो यूजुअली मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, जैसे आप मान लीजिए यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार, कुवैत, ये अटेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, और कंट्रीज़ भी देती हैं, लेकिन इनके लिए अगर आपको वैलिडिटी अपनी करवानी है, जो आप इंडियन पीएचडी डिग्री यहाँ से करके वहाँ वैलिड हो, तो उसके लिए अटेस्टेशन ज़रूर करवा के जाएँ। तो अटेस्टेशंस बहुत सारी टाइप की होती हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है, जो आपकी डिग्री है उसके पीछे वो पर्टिकुलर बॉडी स्टैम्प करके देती है, और कंसर्न अथॉरिटी के सिग्नेचर्स होते हैं। जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट अटेस्टेशन मैं मानता हूँ, जो आपकी हर किसी कंट्री में आप यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो, दैट इज़ HRD। तो HRD या MHRD से अपनी अटेस्टेशन ज़रूर कराएं। अगर आप मिडल ईस्टर्न किसी कंट्री में प्लान कर रहे हैं जाना, और अपनी पीएचडी डिग्री को जो इंडियन आपने किसी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करी है, उसकी इक्विवेलेंसी या उसकी वेरिफिकेशन आप किसी भी तरीके से उसकी वैलिडिटी आप वहाँ करवाना चाह रहे हैं, तो वो फिर तो आपके लिए तो इट इज़ अ मस्ट टू डू, मैं जो चीज़ बोलूँगा। और कंट्रीज़ में भी हैं अटेस्टेशंस को काफ़ी अच्छी और प्रेफरेंसेस मिलती हैं वैलिडिटी के टर्म्स में। और भी कई सारी अटेस्टेशन है, जैसे स्टेट नोटरी अटेस्टेशन, SDM से आप अटेस्टेशन करा सकते हैं, और MEA से अटेस्टेशन करा सकते हैं। MEA की अटेस्टेशन तो आपके लिए काफ़ी सारे दरवाजे खोल देती है आपकी पीएचडी डिग्री के लिए, बिकॉज MEA स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो जितने भी बाहर के अफेयर्स हैं जो इंडिया से डील होते हैं, वो MEA ही डील करती है। और जैसे कि मैंने आपको मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में बताया था, तो इनकी ये लोग ये भी डिमांड करते हैं कि हमें हमारी एम्बेसी से भी अटेस्टेशन करा के दो, जैसे कतार एम्बेसी, कुवैत एम्बेसी। तो यहाँ से भी आप अपनी अटेस्टेशंस कराइए ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अटेस्टेशन के बारे में बताना चाहूँगा, दैट इज़ अपोस्टाइल अटेस्टेशन। तो इन अटेस्टेशंस का प्रोसेस समझाना बहुत लेंदी है, बट बेसिकली अभी जो सवाल आया था उस चीज़ को आंसर करते हुए, उस चीज़ को रेफरेंस में रखते हुए मैंने आप लोगों को अटेस्टेशन, वैलिडिटी, कि इंडियन पीएचडी डिग्री बाहर कैसे वैलिड होगी, उस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो ये चीज़ें तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगी, प्लस आप किसी कंसल्टेंट को भी हायर कर सकते हो, वो आपको समझा सकता है। कई सारे, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि एजुकेशन की फील्ड में बहुत सारे फ्रॉड कंसल्टेंट्स हैं, बस उनसे बच के रहिएगा। और अगर आपके मन में कोई डर है तो आप हमारी टीम को भी रीच आउट कर सकते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देंगे इस चीज़ में कि आपको कहाँ से करवाना ठीक रहेगा अपनी अटेस्टेशन, अगर आपने पीएचडी डिग्री कर ली और आप बाहर उसको वैलिड करवाना चाह रहे हैं या बाहर उसको इक्विवेलेंसी दिलवाना चाह रहे हैं। तो मैं हमारी मार्केटिंग टीम से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम का नंबर भी डालें, हमारी काउंसलिंग टीम का, ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं जो आज आए हैं वो तो है ही हैं, साथ में जो हमारी वीडियो आगे जाके देखेंगे उनको भी क्लियर पिक्चर रहे कि किसको कांटेक्ट करना है और कैसे करना है। और हम भी कुछ ना कुछ अटेस्टेशंस में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो भी मिनिमम नॉमिनल चार्जेस हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि एमले का एम कभी भी पैसे से रिलेटेड नहीं रहा है। हमारा एम रहा है हमें कुछ ना कुछ वर्ल्ड में वैल्यू ऐड करनी है। आप जिससे कोई पैसा ले रहे हो, कभी भी आपको पैसा लेते हुए दुख नहीं होना चाहिए। यू शुडंट फील सैड और यू शुडंट फील डिप्रेस्ड कि मैंने उसकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करी है। तो अगर हम कोई नॉमिनल चार्ज ले भी रहे हैं तो हम इस बात की अश्योरिटी लेते हैं कि उस नॉमिनल चार्ज में हम आपकी लाइफ में ऐसी वैल्यू ऐड करेंगे जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। इसी प्यार की वजह से मेरे को पता है कि आप लोग आज आए हो और आप सब जी खोल के क्वेश्चंस भी कर रहे हो, और उसी वजह से मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ आंसर करने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Is it possible to pursue PhD if you scored less than 55% of marks in masters? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जो चीज़ हमें एनालाइज करनी होगी कि हम किस कैटेगरी की बात कर रहे हैं, बिकॉज रिजर्व कैटेगरीज को कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देती है यूजीसी। जैसे ओबीसी को 5%, SC/ST को 10%, वो डिपेंड करता है एंड इट कीप्स ऑन वेरिंग एज पर यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन एंड पॉलिसीज़। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं ये नहीं बोला कि सब्सक्राइब करो, ये कोई मार्केटिंग पिच नहीं है, लेकिन आपको यूज़फुल ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ क्योंकि खुद उन वीडियोज़ के कंटेंट पे मैं बहुत टाइम लगाता हूँ। तो वो चैनल सब्सक्राइब करने का हमारा कोई ये पर्पज़ नहीं है कि हमें अपनी कोई ऑडियंस बढ़ानी है, कुछ भी। हम कोई भी प्रमोशंस नहीं करते हमारे चैनल्स पर। अगर आप चेक करोगे, हम एमले की कभी भी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करते हैं कि आप हमसे ले लो, ख़रीद लो, ऐसा कभी भी नहीं हम कहते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि आप जो लोग गलत कर रहे हैं
जो लोग फ्रॉड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनसे बच के रहें। तो अब आप उनसे बचोगे कैसे? आप उनसे बचोगे इस तरीके से, जब आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन होगी। अब राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से? राइट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए आपको राइट सोर्स से। अब गूगल क्या है, आपको कई सारे सोर्सेज दिखाएगा। अब वो आप कैसे उसको फिल्टर आउट करते हो, वो आपकी अपनी काबिलियत है। अब हर बंदा तो रिसर्च में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकता कि राइट सोर्स कौन सा है। तो उन लोगों को हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, चलो सब्सक्राइब ना भी करो पर वीडियो ज़रूर देखो यार। आपको अगर आगे आने वाले चैलेंजेस को एनकाउंटर करना है, फ्रॉड से बचना है, तो आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ, तो अब सॉरी मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गया था, तो अब हम वापस आते हैं क्वेश्चन पे। पहले तो हमें कैटेगरी चेक करनी है कि हम रिजर्व कैटेगरी से हैं कि जनरल कैटेगरी से हैं। रिजर्व कैटेगरी के लिए तो मैंने आपको बता दिया, यूजीसी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन देती रहती है, और उसकी ड्राफ्ट रेगुलेशन अभी 2022 की आई भी है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। हमने भी उस पर एक वीडियो बनाई है, दैट इज़ वेरी यूजफुल। जो चेंजेस आए थे उससे पहली वाली ड्राफ्ट रेगुलेशन में, उससे पहली वाली अमेंडमेंट में, उनको और जो अभी अमेंडमेंट अभी जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस आई है उनका कंपैरिजन बेसिकली मैंने दिखाया, जो पॉइंट्स मेरे को लगे कि इंपॉर्टेंट है। अब जिस चीज़ पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा वो ये है कि जनरल कैटेगरी के लिए कैसे करा जाए। अब कई सारे ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं 54.9%, 54.8%, 54.7%। अब इन लोगों के लिए क्या है, इन लोगों को लगता है कि यार मैं 1-2 मार्क्स ही ज़्यादा ले आता तो मैं पीएचडी में एडमिशन ले लेता, या फिर मैं कोर्स दोबारा से अपना परस्यू करता हूँ मास्टर्स, तो अपना 1 साल वो फिर से वेस्ट कर गए, 1 से 2 साल जो भी जिस भी कोर्स में उसको जाना है। उससे एक बेटर सजेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जो हमने कई सारे कैंडिडेट्स को करवाया भी है। आप यूजीसी को मेल कर सकते हो कि मेरा मार्कशीट ये है, मेरे 54.9% आए हैं, और 54.9 या 54.8 या 54.7, बस 1% तक वो मेल में मेरे को लगता है कि आगे एक्सेप्टेंस देते हैं। हमने 54.7 तक ट्राई किया ऑनेस्टली, मैं आपको बताऊँ तो हमारे कैंडिडेट्स के लिए। अगर उससे कम होता है 53, 52, तो फिर उसमें बिल्कुल भी नहीं अलाउ करती यूजीसी, एंड दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो 54.7 या 54.8 या 54.9 वाले कैंडिडेट्स यूजीसी को एक मेल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मेरा 1 से 2 मार्क्स की वजह से पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मेरा टाइम बचा लो, जो 2 साल अगर मैं दोबारा मास्टर्स करूं, क्योंकि हर एक की ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं होती कि वो दोबारा से मास्टर्स कर पाए। तो उन लोगों के लिए यही बेटर है कि यूजीसी को एक मेल करें, और साथ में फॉलोअप करना पड़ेगा, बिकॉज यूजीसी से रिप्लाई मेल पाना इतना आसान नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो आपको एक दिन का अपना एक टास्क बनाना होगा, रिमाइंडर लगा के, अलार्म लगा के, कि यूजीसी को जो आपने मेल किया उस पर एक रिमाइंडर लगा के आप उनको करें, रिमाइंडर मेल की, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2। तो कई बार क्या है, हम किसी को ज़्यादा रिमाइंडर्स डालते हैं तो सामने वाले बंदे को भी शर्म आ जाती है कि मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो हम ऐसे करके यूजीसी से आप रिप्लाई ले सकते हो, बिकॉज उनके पास हज़ारों करोड़ों मेल जाते हैं रोज़, लेकिन वो ये चीज़ देखते हैं कौन इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ज़्यादा क्यूरियस और ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, तो उन लोगों को पहले वो रिप्लाई कर देते हैं। अब इस चीज़ में हम ये करते हैं, हम मेल करते हैं कि ऐसे ऐसे मार्क्स रहेगा। अगर यूजीसी का रिवर्ट आ जाता है आपके पास कि कोई बात नहीं, वो उनका अपना फॉर्मेट होता है कि कोई बात नहीं आप परस्यू कर लीजिए, तो आप उस मेल का स्क्रीनशॉट लेके या उस मेल का पूरा प्रिंट आउट वगैरह निकाल के आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाके दिखा सकते हैं कि ये देखिए मेरे को यूजीसी ने अलाउ कर दिया है, तो अब मैं पीएचडी परस्यू करना चाह रहा हूँ। आई नो यूजीसी की गाइडलाइंस है मिनिमम 55% होनी चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट्स, लेकिन 1-2 मार्क्स की रिलैक्सेशन यूजीसी दे देती है, ये हमने कई बार करवाया भी है। तो आज के सेमिनार के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस, अगली बार मिलेंगे और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इतना काबिल समझा कि मैं आप लोगों के बीच में आके आप लोगों के क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाऊँ। अगली बार और क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। जिन लोगों के क्वेश्चंस नहीं हमने टेकअप किए हैं उन लोगों को मैंने बता ही दिया है कि एक हार्ड एंड फास्ट प्रोसेस क्या है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ हमारी किसी भी वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन को ज़रूर एड्रेस करेंगे। और प्लस जो लोग वेट कर रहे थे कि हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, जिनका नहीं आया है, आप परेशान ना होइए, अगली वीडियो में आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप जाइए, कमेंट करिए और आपका क्वेश्चन अगली वीडियो में हम ज़रूर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं हमारे अगले सेमिनार में। टेक केयर।